नमस्कार, मैं हूं कविता कृष्णन, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। सालों की अटकलों के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी ने आज के नाम पर आज कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक मोहर लगा दी है। आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टी ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रियंका कार्ड ने विपक्षी खेमे में खलबली तो मचा ही दिया है। अब तक सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने वाली प्रियंका अब आधिकारिक तौर पर पार्टी के कमान संभालेंगी और चुनावी रैलियों में पार्टी की तरफ से रैली भी करेंगी। प्रियंका के पार्टी पद लेने के बाद क्या कांग्रेस आम चुनाव में यूपी के रास्ते दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमा पाएगी? इसी बड़े राजनीतिक सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस ऐलान पर आए कुछ टिप्पणी। आज मैंने प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी बना दिया यूपी का। मतलब अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बैठाने का काम करेगी। हम यहाँ पे अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार और उत्तर प्रदेश में पूरे दम से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारे संस्कारों में है, और यही कारण है कि देश की जनता हमसे एक स्वाभाविक जुड़ाव महसूस करती है। हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार का इस विषय में उसका क्या इच्छा है या क्या चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने, उनकी अलग पार्टी है, उनने फैसला किया है और चुनाव है आने वाला, तो उनके आने से उनको जिस तरह से उनका नाम घोषित हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। महिला होने के नाते उनके राजनीति में प्रवेश का और कांग्रेस पार्टी में बड़े पद दिए जाने का स्वागत करते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में दूरियां भी बढ़ेंगी। It's a decision of their party. They feel it's important that she should be there in the. Many of the people were saying that Priyanka Gandhi should have been brought to her. They have brought it. It's okay. तो किस तरह से देखते हैं? No, किस तरह से देखें? Let her perform. Then we'll see what is to be done. और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर श्रावण दसोजू, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, घनश्याम तिवारी सपा के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और भास्कर घोष जो कि बीजेपी के लीडर है। साथ ही हमारे साथ है विनय तिवारी, कंसल्टिंग एडिटर है टाइम्स नेटवर्क के। आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत विनय मैं आपसे करना चाहूँगी। बताएं, क्या आपको कहीं से भी अंदाज़ा लगा था? अटकलें तो बहुत सालों से मांग भी थी, लेकिन क्या कहीं से अंदाजा लगा था कि इस तरह का ऐलान आज हो सकता है? और आपके नजरिए में ये क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए? ये गेम चेंजर हो सकता है या ये एक बड़ा गैम्बल है? देखिए, कांग्रेस के हिसाब से ये बहुत अप्रत्याशित इसलिए है कि पहले तो कांग्रेस के अंदर कोई भी चीज़ को इतना गुप्त रखना इतना आसान नहीं होता, खासकर इतने बड़े फैसले को। ये बात सही है कि पिछले 10-12 सालों में ये अटकलें हर चुनाव के पहले होती थी। मुझे याद है, हम लोग ने जितने भी चुनाव में पहले देखा, कवर किया, हर बार ये सवाल पूछा जाता था। प्रियंका से सीधे तौर पे, राहुल से पूछा जाता था सीधे तौर पे, सोनिया गांधी से पूछा जाता था सीधे तौर पे, और हर बार उसका खंडन होता था या थोड़ा गोलमोल जवाब आता था। 2009 के चुनाव में थोड़ा सा जवाब में परिवर्तन आया प्रियंका गांधी का, जब उन्होंने कहा कि नेवर नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये थोड़ा सा हिंट था, लेकिन 8 साल तक कुछ नहीं हुआ। सच ये है कि इसकी जानकारी शायद ही किसी को थी कि आज उसका अनाउंसमेंट होगा। मेरे ख्याल से विरोधी पक्ष को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा अनाउंसमेंट होगा, और कांग्रेस इसको अपने तौर पे ब्रह्मास्त्र मानती है। हम लोग को ये शब्द इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस मानती है, और कांग्रेस का ये करने के पीछे 3 बड़े साफ कारण हैं। प्रोग्राम में आगे अगर आप कहेंगे तो उसको विस्तार करेंगे, लेकिन कारण बड़े साफ है। पहली बात यह है कि ये कांग्रेस के लिए एक डू और डाई बैटल है। 2019 की लड़ाई डू और डाई की बैटल है। 2014 में कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन दिया था, और अगर इस बार खराब प्रदर्शन हुआ
तो कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। लेकिन एक बात उसमें ज़्यादा अहम है, अगर आपने राहुल गांधी की टिप्पणी सुनी हो आज, जिसमें वो घोषणा कर रहे थे, उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि वो देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी राज्य में इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। बीएसपी और एसपी का गठबंधन होने के बाद उनका अस्तित्व बहुत गंभीर रूप से खतरे में है। और देश के सबसे बड़े राज्य में अगर आप उसका अस्तित्व खतरे में हो जाए तो आप राष्ट्रीय तौर पे राजनीति में अपना थोड़ा आपका जोर कम होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि उनको इसको उतारा गया है, क्योंकि ये उनका आखिरी चाल है एक तरीके से पार्टी की, उसको रिवाइव करने के लिए, अपने कार्डर को थोड़ा इंथ्यूज करने के लिए। कविता जी, और जैसे आपने कहा यहाँ पर राहुल गांधी ने जरूर ये कहा कि उनको मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा विनय कि ये उनकी अपना फैसला होगा जब कि वो कंटेस्ट करना चाहेंगी, नहीं करना चाहेंगी, किस तरह का रोल लेना चाहेंगी। तो ऑब्वियसली इस पर कांग्रेस पर और हम कांग्रेस से बातचीत करेंगे, सीधे कांग्रेस से ही पूछते। डॉक्टर दसोजू, क्या इस पर किसी तरह का सिग्नल या कुछ आया है आपके आला कमान से? नहीं, वैसा कोई सिग्नल की बात नहीं है, मगर राहुल गांधी जी ने एक बदलाव, सियासत में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी चाह रहा है कि यूथ फ्रंटलाइन में आना चाहिए और ख़ास तौर से महिलाओं को फ्रंटलाइन पॉलिटिक्स में लाने की ज़रूरत है। इसी वजह से जो है सो आज प्रियंका गांधी जी को आज महासचिव बना के उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनवाया है। इससे पूरा नॉट ओनली उत्तर प्रदेश बट पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्तेज लाया है। साफ किया था राहुल गांधी जी ने बयान देते हुए इससे पहले कि हमको आइडियोलॉजिकल पेनिट्रेशन करने की जरूरत है और संस्थागत निर्माण करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए जो है सो उन्होंने प्रियंका गांधी जी के साथ और एक नौजवान नेता हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, दोनों को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी सौंप दिया है, ताकि उत्तर प्रदेश में हम आइडियोलॉजिकली और ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रेंथन हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात भी है, आज 7 करोड़ जो महिला है, वो महिला का और ख़ास तौर से यूथ महिला है, उनका एक आइकॉन बनने के नाते प्रियंका गांधी जी का जो पद सौंप दिया है, कांग्रेस पार्टी के फ्रंटलाइन लीडरशिप में लाया गया है, इससे एक नया जोश कांग्रेस पार्टी में और हिंदुस्तान में आया बोल के हम समझ रहे हैं। जी, भास्कर घोष, अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए कविता जी, पहली बात है कि देखिए डायनेस्टी पॉलिटिक्स, हम लोग जब बोल रहे थे कि कांग्रेस का जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, नामदार वर्सेस कामदार, ये और एक बार ये प्रूफ हो गए कि आज बुआ भतीजा का जो इक्वेशंस आज उत्तर प्रदेश में बन रही है और बन गई है, वो बुआ भतीजा के ऊपर कांग्रेस का कोई भी कंट्रोल या कोई भी ट्रस्ट नहीं है। इसलिए ये अभी भाई बहन वाला जो पॉलिटिक्स ये कांग्रेस ने चालू किया। और आप देखिए, इंदिरा गांधी जब अपना गांधी नाम को, गांधी टाइटल को भी सैक्रिफाइस नहीं किए थे, तो ये प्रियंका गांधी आ रहा है, प्रियंका वड्रा नहीं आ रहा है। और प्रियंका वड्रा इसलिए नहीं आ रहा है कि प्रियंका वड्रा से जो सारे करप्शंस जुड़े हुए हैं, इसको जनता जो है वो उजागर होगी और जनता उनके प्रति अपना जो सपोर्ट है वो विड्रॉ हो सकता है। और इसीलिए इन्होंने प्रियंका वडेरा नहीं, प्रियंका गांधी, ये टाइटल को इन्होंने एक फैमिली ब्रांडिंग के तरह यूज़ कर रहे हैं। और देखिए, हमारे भाजपा पार्टी में एक जनरल सेक्रेटरी, जो लोग भी हैं वो अपने तपे तपाए सब जनरल सेक्रेटरी इस पद पे अपने आप को प्रमाण करके आए हैं जनरल सेक्रेटरी। और कांग्रेस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी का जो स्पेशल एक ग्रीन चैनल बन गया है कि गांधी फैमिली प्रेसिडेंट हो सकता है, जनरल सेक्रेटरी हो सकता है, कहीं भी कोई भी पद पे घुस सकता है। यही साबित कर देता है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोले हैं, एक मजबूत सरकार और एक मजबूर सरकार।
ये कांग्रेस पार्टी एक मजबूर पार्टी है। इनके ऊपर जो भी थोपा जाता है गांधी फैमिली से, कभी भी थोपा जाता है, ये कांग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कांग्रेस का कोई भी वर्कर, कोई भी लीडर का हिम्मत नहीं है इसके बारे में सोचे कि आप सीधा ग्रीन चैनल से कैसे आप जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भास्कर घोष और ऐसा एक तो बार नहीं ये है कि दिखाते बीजेपी हैं में कोई कि डायनेस्टी हमारे पॉलिटिक्स भारतीय नहीं। जनता पार्टी ऐसे भास्कर एक घोष पार्टी है, भास्कर घोष ऐसा एक पार्टी भास्कर है घोष जो ऐसा तो सबसे- नहीं है कि सबसे बीजेपी में नीचे कोई एक मिनट। एक सेकंड भास्कर घोष ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता है जिनके माता पिता बहन भाई नेता रह चुके हैं। लेकिन कविता जी, उसको कभी ग्रीन चैनल का टिकट नहीं मिला है। आज भाजपा में कई नेताओं का परिवार या उनका जो पुत्र या पुत्री है वो इलेक्शन जीत के आए हैं, लेकिन उनको जनरल सेक्रेटरी जैसे एक बहुत ही अहम पोस्ट दिया नहीं गया है। आप एक उदाहरण दिखा दीजिए भाजपा में। इस भाजपा में मुझे बार बार अमित शाह जी कहते हैं कि 3 साल बाद कौन अध्यक्ष होगा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन कांग्रेस में एक चीज जो जानता है कि गांधी फैमिली से किसी को भी लाया जाए वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं और फिर आगे चल के एक सीएम का उम्मीदवार भी बन जाते हैं। डॉक्टर दसोजू, आप जवाब देना चाहेंगे? एक सेकंड डॉक्टर जैसे हम दसोजू, यूएस में देखें कि केनेडी कांग्रेस को केनेडी डॉक्टर दसोजू एक वंशवाद का फैमिली रहा, तो यही रिपीट हो रहा है कि एक भास्कर वंशवाद का घोष, फैमिली भास्कर घोष, आज भारतीय राजनीति भारतीय में जनता भास्कर घोष। रुकिए मेरे भाई, रुकिए एक बार रुकिए। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना डर क्यों हो रहा है? सुबह से हमने देख रहे हैं एक के ऊपर एक टूट पड़ रहे हैं। एक महिला होने के नाते और 60 करोड़ महिलाओं का प्रतिनिधि बनते हुए जो है सो एक एजुकेटेड पर्सन सामने आके अगर एक पार्टी में नेता बने तो इतना डर क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। क्यों टूट पड़ रहे एक के बाद एक, क्यों टूट पड़ रहे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, खुद के नीचे कितना कालापन है ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं को समझ में नहीं आता। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए बन सकता है, सुषमा स्वराज का हस्बैंड जो है सो मिजोरम का गवर्नर बन सकता है, वसुंधरा राजे का बेटा एमपी बन सकता है और प्रमोद महाजन का बेटी जो है सो एमपी बन सकता है और ऐसे कल्याण सिंह का ग्रैंडसन एमपी बन सकता है। ऐसा अगर लिस्ट लेके गए तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टियों का डायनास्टिक रूल है। खुद के नीचे इतना रहने के बावजूद भी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करना ये गलत है। तीसरी बात है आप you are insulting a woman by making these kind of accusations, these kind of allegations. This is unruly comments. भारतीय जनता पार्टी झूठ के ऊपर झूठ और दूसरे पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाल के जो है अपना गंदगी को छुपाने की कोशिश करे तो शायद लोग छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे। श्रवण जी यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे। रुकिए, वो मैं भी गिना सकती हूँ, आप दोनों ने गिना है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। विनय ये बताए, यहाँ पर ये जो बोल रहे डायनेस्टी पॉलिटिक्स का जो मुद्दा सामने आया है और एक बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि इस बात से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कहीं भी कि प्रियंका वाड्रा या प्रियंका गांधी बोल दो, नेहरू गांधी परिवार की सदस्य है। ये बताइए कि ये कितना अहम होगा खासकर उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। देखिए कविता, मुद्दा अहम होना और मुद्दे के अहम होने की वजह से वोट मिलने या ना मिलने दोनों में थोड़ा फर्क है। ये बात सच है कि डायनेस्टी का मुद्दा बहुत अहम है, बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कशन होता है, बहुत सारे लोग इस बारे में आउटरीच भी करते हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे के आधार पर लोग अपने वोटों का निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसमें कोई एक यूनिवर्सल ओपिनियन नहीं है, यूनिवर्सल रूल नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश के इलाके से मैं खुद आता हूँ, मेरा घर है, मेरा गाँव है वहाँ पे। उस इलाके में आज भी, इस साल भी अगर आप काफ़ी अंदर के इलाकों में जाएं, लोग अभी भी वहाँ इंदिरा गांधी को इंदिरा मैया के नाम से बुलाते हैं। उसकी छवि उनके दिमाग में अभी भी है, खासकर महिलाओं में। तो अगर कुछ जगहों पे या कुछ राज्यों में या मेरे जिस शहर में मेरी पढ़ाई हुई लखनऊ में, वहाँ पर शायद डायनेस्टी का मुद्दा थोड़ा अहम हो, लेकिन मेरे गांव में अगर आप जाएंगे वहाँ पर डायनेस्टी का मुद्दा का रिवर्स प्रॉब्लम है। वो रिवर्स प्रॉब्लम ये है कि वहाँ लोगों को एक्चुअली अच्छा लगता है कि इंदिरा गांधी की छवि की लड़की है और वो ऐसा कहते हैं।
मैंने खुद अपनी कई बार कैंपेन रैलीज के दौरान देखा कि जब प्रियंका गांधी कैंपेन में निकलती है, जो आसपास के लोगों में जनरल बातचीत हो रही होती, जिसको हम लोग चैटर मर्मर कहते हैं, वो केवल यही होती थी कि ये कितनी मिलती जुलती है इंदिरा गांधी से। जो खासकर की पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो अपने नए नौजवान पीढ़ियों को ये बोलते थे। ये बात कांग्रेस जानती है। तो इसका यूनिवर्सल फायदा या नुकसान होगा, आई थिंक ये कहना गलत है। कुछ जगहों पे इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी के अंदर बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं, चाहे उनका लुक हो, चाहे उनका हेयर स्टाइल हो, या उनका साड़ी पहनने का तरीका हो, या बोलने का अंदाज हो, उसमें सिमिलैरिटी है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंदिरा गांधी की एक इमेज बरकरार है, खासकर की पुरानी पीढ़ी में बरकरार है, और अपने नई पीढ़ियों को वो इस बारे में काफी बताते हैं। इसको कोई दो राय, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी, यानी विनय आप कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में एटलीस्ट कुछ इलाकों में ही सही ये एक इनके लिए मैच विनर साबित हो सकता है। नहीं, इसमें एक चीज मैं कविता खाली ये कह दूंगा, मैं मैच विनर शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैच विन करने के लिए आपको दूसरी टीम से 1 रन ज्यादा बनाना होता है, और ये इसका असर पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी सीटों की संख्या 2 से 20 हो जाएगी, ये एक अलग प्रश्न है और इसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये मैं ही नहीं कह रहा कि इनकी सीटों में कोई बहुत ज्यादा तबादला हो सकता है या तब्दीली आ सकती है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कह रहा हूं कि डायनेस्टी का मुद्दा कहीं कहीं पॉजिटिव है, कहीं कहीं नेगेटिव है। यूनिवर्सली एक तरह से नहीं कह सकते इसको। जी, घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे। घनश्याम तिवारी जी, सपा और बसपा मिलकर आपने एक तरीके का परफेक्ट फॉर्मूला बना लिया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब गणित बदल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी का राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। कांग्रेस की राजनीति में और कांग्रेस के अभियानों में वो लगभग 20 सालों से जुड़ी रही हैं, तो ये राजनीति का हिस्सा रही हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है और देश की राजनीति का सवाल है, मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति बड़े ही मूलभूत बुनियादी चीज़ों पर चल रही है। अगर हम ग्रास रूट पे जाएं तो उन बुनियादी चीज़ों पर बात होती है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या हो, चाहे वो आपसी भाईचारे की समस्या हो। मैं नहीं मानता कि हम कितना भी इस पे चर्चा कर लें, लेकिन ये ज़मीनी राजनीति की तस्वीर बदलेगा। ज़मीनी राजनीति बुनियादी चीज़ों पे चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है, आप किसी भी आइडेंटिटी से आते हैं तो एक उत्साह आप अपनी कैडर में ला सकते हैं, आप अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में मिला सकते हैं, लेकिन अंत में आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आज अगर हम उत्तर प्रदेश में मजबूती से खड़े हैं तो हमने परफॉर्म किया है। जो लोग कह रहे हैं कि इस बार 2019 में दिल्ली तक का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, वो रास्ता हमने एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया है, वो रास्ता हमने मेट्रो के रूप में बनाया है, वो रास्ता हमने लगातार भाईचारे की राजनीति के बारे में कह करके बनाया है। और वो रास्ता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ा है। जब उत्तर प्रदेश में 20 लाख आवारा पशु घूम रहे हैं, जो कभी स्कूलों में बंद पाए जाते हैं, कभी खेतों में दिखाई जाते हैं, कभी एक्सप्रेसवे और हाईवेज पे दिखाई देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास उपद्रव का मॉडल है जो उनके गवर्नेंस का हिस्सा बना हुआ है, दूसरी तरफ बदलाव की राजनीति है। उसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के कोई बदलाव करके बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर बदलाव कर सकेगी। नहीं, बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर बदलाव करे ना करे, लेकिन क्या आपका गणित कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ाया गया है? क्या आपको लगता है कि अब आपको भी एक तरीके से बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा, आपको फिर से यहाँ पर रणनीति सोचनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। जो हमने अलायंस बनाया वो किसी पार्टी को अंदर लाने के लिए, किसी पार्टी को बाहर भेजने के लिए नहीं बनाया। हम जमीनी राजनीति से जुड़े हुए दल हैं। हमने जमीन पर जो राजनीतिक स्वरूप देखा, जो लोगों के अंदर विश्वास देखा कि लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक मजबूत और क्रेडिबल नेतृत्व चाहते हैं, उसके आधार पर हमने अपने अलायंस का गठन किया। उसमें कांग्रेस पार्टी को जिन सीटों पे हमने दिया वो कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीटें रही हैं हमारी नज़र में और ज़मीनी राजनीति की नज़र में, उसके अनुरूप हमने किया। हमें नहीं लगता कि ये बदलाव हमारे गठबंधन के लिए या उत्तर प्रदेश की ज़मीनी राजनीति के लिए किसी भी तरीके से ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने का संकेत है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस ढर्रे पे चल पड़ी है, वहाँ पे अखिलेश यादव जी और मायावती जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है, उनके कार्यकाल पे पूरा विश्वास है, और हम देखेंगे जब चुनाव आएगा वो विश्वास जनता के मत में तब्दील होगा। जी, यही सवाल हम लेकर जाएंगे विनय के पास, लेकिन सबसे पहले भास्कर घोष आपसे भी जानना चाहेंगे। फिर एक बार मैं वही सवाल आपसे पूछूं जो मैंने सबसे पहले पूछा था। यहाँ चुनाव का गणित आपको बदलते दिख रहा है, क्या आपको अपनी रणनीति फिर से यहाँ पर बनाने की जरूरत अब पड़ गई है? कविता जी, पहले बात तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये अपना रणनीति बनाते अपनी
जो अपना जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर रणनीति होता है। हमारे प्रिंसिपल उत्तर प्रदेश में है विकास। आज अभी अभी जो हमारे मित्र ने कहा कि जमुना एक्सप्रेसवे तो बना चुके हैं और ये कॉरिडोर तो बना चुके हैं, लेकिन उसके साथ हजारों करोड़ रुपया घोटाला भी उन्होंने बना चुके हैं। आज यूपी में जहाँ पे हाथ लगाओ वहीं घोटाला का साम्राज्य बना हुआ है, चाहे वो यमुना लेकर घोटाला हो, चागरी एक्सप्रेस हाईवे लेकर घोटाला हो, कोई भी जगह पे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का मॉडल है, भास्कर जी बीजेपी की बात करें। मैं कर रहा हूँ, हमारा रणनीति बहुत साफ है। हमारा रणनीति कोई जाति कोई धर्म विशेष रणनीति नहीं है। हमारा रणनीति विकास की रणनीति है। हमारा रणनीति की समाज का हर स्तर का लोगों के पास विकास के जो अंधेरे थे, अंधेर से विकास का अंधेरे से हम उजाला की तरफ लाने का जो एक संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश में पावर में आए, हम उसी संकल्प को सामने रख के हम उत्तर प्रदेश रणनीति बनाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर रणनीति नहीं होती है। रणनीति हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स के ऊपर होती है और हमारा जो मूल एजेंडा है उसके ऊपर होती है। एक बात मैं कविता जी तुरंत कहना चाहूंगा, रिबटल में नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। मैं ये मानता हूं कि पिछले 2 साल से एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखा था, मोदी वर्सेस हु। उस अभियान को स्टूडियो में अलग अलग बहसों में एक तर्क मिल गया है, लेकिन वो तर्क, वो चेहरे मुझे नहीं लगता कि जमीनी राजनीति के चेहरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बहसों में उलझी रहेगी अगले 3-4 महीने तक कि मोदी वर्सेस हु, और उसमें तरह तरह के लोगों के नाम लिए जाएंगे। जहां तक जमीनी राजनीति है उसका इस निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो आज भी इस स्टूडियो से ये मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि अभी जो बंगाल में 23 जो पार्टियां का जो एक गठबंधन तैयार हुआ है, वहां पे एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखाई दिया, 9 प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा दिया। तो हमारे प्रश्न अभी भी है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री हमारे कैंडिडेट है तो अपोजिशन का कैंडिडेट कौन है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं बड़ा 2 टूक देना चाहता हूं। हम ये मानते आए हैं कि देश में हर राज्य में बदलाव का एक माहौल पैदा हो रहा है, और जिस राज्य में जहां पे एक क्रेडिबल नेतृत्व है, उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उस राज्य में वो दल या वो गठबंधन उस बदलाव के माहौल को तैयार कर रहा है। तो जो आपने कलकत्ता में देखा, उस बदलाव के माहौल की एक तस्वीर थी। इसको भारतीय जनता पार्टी घनश्याम जी, भास्कर जी, देश के बारे में बाद में बात करते हैं। देश के बारे में नहीं, रुकिए, देश के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब फिलहाल फोकस यूपी पर है। विनय, आपको क्या लगता है यहाँ पर? देखिए कविता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में 2-3 ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद अपने आप में अप्रत्याशित हैं। बीएसपी और एसपी का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो अननेचुरल अलायंस माना जाता है। स्पेशली 2000 जो गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दोनों दलों के बीच में जिस लेवल की दुश्मनी थी जमीनी तौर पे, वर्ग तौर पे, वो काफी इंटेंस थी। उसके बावजूद अगर 2 कट्टर दुश्मन एक साथ आते हैं, इसका मतलब दोनों ही दलों को ये इस बात का एहसास है कि राजनीतिक स्थिति थोड़ी बदल गई है और अगर उनको अपना सर्वाइवल रखना है उस स्टेट में तो साथ आना मजबूरी है, जरूरी है। लेकिन इस अलायंस के अनाउंसमेंट के बाद एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश में यह आया है कि अब पहली बार एटलीस्ट पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एजेंडा ऑपोजिशन ने सेट किया और भारतीय जनता पार्टी को रिएक्ट करना पड़ रहा है। आप देखिए, महागठबंधन के बारे में इस वक्त बीजेपी के सारे बड़े नेता हर जगह देश में उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है। और मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूं, स्टूडियो के अंदर बैठ के राजनीति एक तरीके की होती है, जमीन के ऊपर कार्यालयों में राजनीति दूसरे तरीके की होती है। मैं आपको गारंटी के तौर पे बता रहा हूं, आज से लेके अगले 10 दिनों तक बीजेपी के वॉर रूम में, उनके स्ट्रेटजी सेशंस में केवल एक चीज की चर्चा होगी कि इस चीज का मुकाबला और काउंटर कैसे किया जाए। क्योंकि सच ये है कि इस चीज का मुकाबला करने की आवश्यकता है बीजेपी को। और उसका मैं एक और कारण आपको बताता हूं। बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस अगर बीएसपी और एसपी अलायंस में साथ नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है। ये केवल एक इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअली कई मामलों में ये बीजेपी के लिए नुकसान ज्यादा है, ये फायदा नहीं है। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अलायंस में वोट ट्रांसफर कैसे हो सकता है या कितना हो सकता है, ये एक बहुत अहम मुद्दा होता है। कुछ वोट बैंक्स ऐसे हैं यूपी के जो ट्रांसफरेबल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अपर कास्ट वोट बीएसपी के 2007 के तजुर्बे के बाद बीएसपी के पास कभी नहीं जाएगा। मुस्लिम वोट बीजेपी पे कभी नहीं जाएगा। लेकिन 22% अपर कास्ट जो वोट हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या राजपूत हो या बनिया हो, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ट्रांसफरेबल हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो अलायंस बीएसपी और एसपी ने किया है,
उसमें उसके अलावा एक ही वोट ब्लॉक बड़ा बचता है यूपी का, वो है अपर कास्ट। अगर कांग्रेस इस गठबंधन के साथ होती तो अपर कास्ट का वोट एंटायरली बीजेपी को शिफ्ट हो जाता। और अब वो समस्या उनके सामने है कि शायद वो एंटायरली शिफ्ट ना हो, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होगा। प्रियंका गांधी और गांधी परिवार ब्राह्मण परिवार है। हम कितना भी स्टूडियो में विकास की बात करें, यूपी की राजनीति केवल कास्ट पे लड़ी जाती है। जातिवाद के आधार पे टिकट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जातिवाद के आधार पे हम अलायंसेस करते हैं, जातिवाद के आधार पे मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो इसको हम स्टूडियो में कुछ भी कहें, जाति बहुत अहम मुद्दा है अभी भी यूपी में, कितना भी दुर्भाग्यशाली बात हो, लेकिन है। और उसी के आधार पर राजनीति वहां लड़ी जा रही है, और उसी वजह से आप ये सारी राजनीति देख रहे हैं और गठबंधन देख रहे हैं। जी, और आप कुछ कहना चाह रहे थे श्रवण जी? नहीं, मैं इससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कह रहा था कि मोदी वर्सेस कौन है बोल के बता रहा था। आज उत्तर प्रदेश में भी होने दीजिए या नहीं तो देश पूरे देश भर आज मोदी मुक्त भारत बनाने की अभियान चलाने की जिम्मेदारी ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस पे है। आज एक आदमी डेमोक्रेसी को तोड़ने वाला है तो आज गठबंधन का जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी को जोड़ने की जरूरत है। आज संविधान को तोड़ने वाला एक है तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आज महागठबंधन पे है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोई किंगडम वाली पॉलिटिक्स नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। कल के दिन लोग जीतने के बाद में पार्लियामेंट मेंबर्स में चुन लेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आज ये डायनास्टी पॉलिटिक्स बोलने वाला जो है सो मोदी को एक सुपर पावर, एक किंग बना के जो है सो उनके अलावा कोई और नहीं है बोल के डायनास्टी पॉलिटिक्स उन लोग कर रहे हैं। आज उन लोग एक किंगडम वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसका तो मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में आई थिंक दे आर टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, दे विल सर्टेनली टीच अ बीफिटिंग लेसन। दूसरी बात है, और ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स वाली बात जो कर रहे हैं, ये बात जो है सो कांग्रेस पार्टी और खास तौर से इंदिरा गांधी जी का फैमिली को एट्रीब्यूट करना गलत बात है। बिकॉज दे कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ सैक्रिफाइसेस, दे कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। उनके फैमिली से जो एक वुमन सामने आने के बाद में इतना गड़बड़, इतना हल्ला गुल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी डजंट हैव एनी वुमेन फेस लीड, वुमेन फेस। और जो भी है उन लोगों को स्लेव्स बना के, कैबिनेट मंत्री बनने के बावजूद भी उनको स्लेव्स बना के दबा के रख देते हैं। मगर हालांकि यहाँ पे वी हैव प्रतिभा पाटिल, वी हैव शीला दीक्षित, वी हैव मीरा कुमार, सोनिया गांधी, ऐसा पावरफुल वुमेन लीडर्स। सो नाउ आज जब हमारे प्रियंका जी आज महासचिव बनने से भारतीय जनता पार्टी का जो डर होते जो बात कर रहे हैं उसके अंदर ही समझ में आ जाता है कि दे आर सीइंग द डिफीट इन उत्तर प्रदेश जी। तो इस वजह से जो है ऐसी बात कर रहे हैं। मोदी मुक्त भारत बनाने की जिम्मेदारी आज महागठबंधन पे, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से प्रियंका गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बराबर उत्तर प्रदेश में हम किसी हाल में मोदी मुक्त उत्तर प्रदेश किसी हाल में बना के रखेंगे। जी, यहाँ पर विनय दो चीजें इन्होंने कही, और वो दो चीजें यहाँ पर बहुत अहम है। एक तो है पर्सनालिटी पॉलिटिक्स, और दूसरा है कि कांग्रेस ने जिसे यहाँ पर कांग्रेस का जो यहाँ नेता बनकर खड़ा है हमारे सामने, आज नेता बनकर खड़ी है हमारे सामने, वो एक महिला है। और वो एक, आप अगर राजनीति के नजरिए से देखें तो बहुत ही यंग भी है, जवान है एक तरीके से। तो ये जो पोजीशनिंग किया है यंग फीमेल नेता, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है? क्योंकि आज अगर आप राहुल गांधी ने जो बात की थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी उन्होंने युवाओं पर जोर दिया था, किसानों पर जोर दिया था। इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूं आपसे। कविता, मैं फिर एक बात दोबारा दोहराऊंगा। देखिए, स्टूडियो में हम ये सब बातें जब पार्टी के प्रवक्ता ऐसा कहते हैं, उनको कहना पड़ता है, कहना मजबूरी है। मैं सच बात ये है, भारत बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हर राज्य की राजनीति बहुत अलग अलग टेरेन पे लड़ी जाती है। उसमें अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, और अलग अलग कारणों से लोग वोट देते हैं। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि प्रियंका गांधी को उतारने से महिलाओं में अंदर एक सडनली इच्छा जागृत हो जाएगी कांग्रेस को वोट करें, तो ऐसा नहीं होने वाला। बंगाल का वोटर उनको महिला के नाम पे वोट नहीं देगा, बंगाल का वोटर उनको ममता वर्सेस रेस के नाम पे देगा, गुजरात का वोटर किसी और कारण से देगा, महाराष्ट्र का वोटर किसी और कारण से देगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है। लेकिन तो ये सब रेटोरिकल बातें हैं, और ये रेटोरिकल बातें स्पोक्स पर्सन को कहनी पड़ती हैं, क्योंकि सच्चाई राजनीति की कुछ और है। फैक्ट ये है कि कांग्रेस के सामने समस्या इस वक्त दो सबसे बड़ी ये है। यूपी 80 सीट भेजता है लोकसभा में, आपका यूपी में अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। गठबंधन के बाद उस अस्तित्व को ज्यादा खत्म होने की संभावना और ज्यादा थी। सच ये है, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता इससे कभी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर
इस बात का काफी डेंजर है इस गठबंधन के बाद कि कांग्रेस को पिछली बार 2 सीटें आई थी, उसमें ज्यादा इजाफा इस बार भी ना हो। लेकिन ये इजाफे से ज्यादा उनको चिंता इस बात की है कि उनका काडर वहां से हट रहा है। और आप समझिए यूपी में कांग्रेस के काडर का जो एक डेसिमेशन हुआ है पिछले 12 सालों में, 15 सालों में, वो सिस्टमैटिकली धीरे धीरे हुआ है। बहुत सारे काडर, मुझे पता है, छोटे शहरों में, छोटे गांव में दुकानदार हो या ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हो, वो एसपी शिफ्ट कर गए, कुछ लोग बीएसपी शिफ्ट कर गए, क्योंकि उनकी वहां की पॉलिटिक्स या वहां का बिजनेस उनके पद से लिंक्ड होता है। अगर मैं एक ब्लॉक का प्रमुख हूं, मेरे घर के बाहर कांग्रेस का बोर्ड लगा है, उसकी वैल्यू तभी है जब कांग्रेस सत्ता में है। अगर मेरे घर के बाहर कांग्रेस का बोर्ड लगा है और एसपी की गवर्नमेंट है और थानेदार एसपी का अपॉइंटी है, तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर फायदे के लिए सब किया जाता है और बहुत सारा काडर शिफ्ट हुआ है। और कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि अगर उस काडर को रिवाइव नहीं किया गया, चाहे सीट आए चाहे ना आए, उनका अस्तित्व भारत के सबसे बड़े राज्य में से खत्म हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा कारण है प्रियंका गांधी को लाने का। दूसरा बड़ा कारण, जो एक थोड़ी सी अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह का काम यूजुअली करती नहीं है, पहली बार कांग्रेस ने यह दिखाया है कि वो मोदी और योगी आदित्यनाथ को डायरेक्टली टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रिमेंबर, ईस्टर्न यूपी मोदी साहब का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, वाराणसी से वो खड़े हुए थे, उसका बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था। और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं, वहां पर उनको बहुत आसान नहीं होता है हराना, हालांकि अभी बाइपोल्स में उनका चुनाव हार गए। इन दोनों को डायरेक्टली टेक ऑन करना, फ्रंट फुट के ऊपर खेलना, ये थोड़ा अनयूजुअल है। कांग्रेस ने अभी तक ऐसा दिखाया नहीं है और ये एक बहुत दिलचस्प अब तजुर्बा है एक तरीके का, जिससे सबसे बड़ा सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन कहते हैं ये है कि इसका इलेक्टोरल डिविडेंड सीट के मामले में होगा या नहीं, ये अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी भास्कर घोष, मैं आप ही के पास आ रही थी। गोरखपुर के बाईपोल में हम देख चुके हैं किस तरह हाल में हुए बाईपोल में गोरखपुर में आपको मात खानी पड़ी थी, और अब ये जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट एक तरीके से हो रहा है 3 पर्सनालिटीज के बीच में, उसकी तैयारी कैसे करेगी बीजेपी? देखिए, गोरखपुर से जोगी जी जो है बहुत दिनों से जीत रहे हैं और जोगी जी वहाँ से हटने के बाद एक बाईपोल में हमारा सेटबैक हुआ है। लेकिन आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा राजनीति देखें तो पूरा राजनीति आज का दिन में भारतीय बीजेपी ने राजनीति को कंट्रोल करके रख दी है। और नंबर 2, मैं एक पॉइंट और भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने अपना ट्विटर में लिखा कि प्रियंका गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स खेलेंगे। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स का कनोटेशन का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आज गोरखपुर में जिस तरह से पॉलिटिक्स पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है, उस पॉलिटिक्स से हट के और पॉलिटिक्स खेलेंगे। तो ये जो कांग्रेस का हट के पॉलिटिक्स करने का जो दावा कांग्रेस कर रही है, तो इसको राहुल गांधी को ये समझाना चाहिए और ये लोग जानना चाहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है क्या। जी भास्कर घोष, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़ रहे पुणे से। संजय, बताएं आपको क्या कहना है? मुझे ये पूछना है कांग्रेस से कि प्रियंका गांधी को इसमें पार्टी में लाकर उन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है या नहीं दिया है? जी, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन श्रावण जी, आप जवाब देना चाहेंगे संजय को? हाँ, संजय और भास्कर जी भी शायद ये प्रश्न पूछे हैं। राहुल जी ने बहुत जिम्मेदारी से आज ये बात बताया कि कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को बचाने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की जरूरत है, गहराई से लोगों में ले जाने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि हमको ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रेंथन करने की जरूरत भी है। तीसरी और एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इसीलिए हम आज एसपी और बीएसपी से भी हम एक मर्यादा पूर्वक रिश्ता रख रहे हैं। आज भी ये हमारी जिम्मेदारी ये है कि आज संविधान को स्कटल करने वाला भारतीय जनता पार्टी, जो डिक्टेटोरियल रूल चलाने वाला मोदी को हटाने की जिम्मेदारी आज कांग्रेस पार्टी पे है। तो इसीलिए जो है सो हम आज जो 2 नव युवाओं को, एक प्रियंका जी और एक उसके साथ में एक ज्योतिरादित्य जी को वहां पे लगाए। आप और खास तौर से अगर डेमोग्राफिक्स अगर उत्तर प्रदेश में देखा, both of them are highly educated. Both of them represent the young generation, which are supposed to be 60% of the Uttar Pradesh population. उससे ज्यादा क्रियाशील क्रिएटिव और इनोवेटिव इंटरवेंशन क्या हो सकता है? 1-2 नौजवानों को उत्तर प्रदेश सोम के जो है सो कांग्रेस पार्टी को बढ़ाओ और डेमोक्रेसी को बचाओ और मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, उस निनाद के साथ अगर आगे जाए तो उससे ज्यादा क्रिएटिव इंटरवेंशन क्या हो सकता? आज पूरे हिंदुस्तान में जी, तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं, ये क्रिएटिव इंटरवेंशन है। ठीक है श्रवण जी,
श्रवण जी, श्रवण जी। राहुल गांधी एक मिनट श्रवण जी, श्रवण जी, ठीक है, वक्त की कमी है श्रवण जी, माफ कीजिए कि यूथ श्रवण जी, आप कह रहे हैं कि मोदी हटाओ एक क्रिएटिव इंटरवेंशन है। श्रवण जी, आप कह रहे हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, क्रिएटिव इंटरवेंशन है। अगर एक यूथ अगर सामने लाए तो एक यूथ सामने लाए तो क्रिएटिव नहीं होता है, इनोवेटिव नहीं होता है। एक नौजवान लोग आगे आके आज मोदी जैसे डिक्टेटर को लड़ने के लिए, अगर इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता खुद ने बोला था ना, श्रवण जी, मेरा प्रश्न है, आप कितने नौजवान को डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं? श्रवण जी, मेरा प्रश्न है, आप कितनी आम नौजवान जो कांग्रेस है उसको आप सीधे जाके भास्कर घोष और श्रवण जी, भास्कर घोष और श्रवण जी, बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन विनय यहाँ पर साफ है, यहाँ पर साफ है कि बहुत ही दिलचस्प, कौन सा साधारण आम कार्यकर्ता, यूथ कार्यकर्ता को उन्होंने ग्रीन कार्ड देकर जनरल सेक्रेटरी बना दिया? ये मुझे प्रश्न है उनसे। श्रवण जी, एक नाम बता दें, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। भास्कर जी, इस पर बात हो चुकी है, लेकिन बात यहाँ पर साफ है विनय की जैसे जैसे चुनाव का वक्त सामने आएगा, बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पर कंपटीशन हमारे सामने है, और यहाँ खासकर जिस तरह कहते हैं ऑल स्टार कंपटीशन है। यहाँ पर एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, और दूसरे तरफ है मायावती और अखिलेश, और तीसरी ओर अब खड़े हो गए हैं प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, देखिए, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया क्रिएटिव इंटरवेंशन, ये बड़ा क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये इस तरीके की शब्दावली से कोई खास मतलब फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको, और मैं आज क्रिकेट भारत न्यूजीलैंड का एक दिवसीय मैच हुआ था, उसमें कुलदीप ने 4 विकेट लिए। उनसे बढ़िया स्पिनर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, और वो हर चीज़ को स्पिन कर सकते हैं। और ये भी एक स्पिन है कि वो यूथ लीडर हैं, वो महिला हैं, वो यंग है। सच बात ये है कि ये सब मुद्दे अच्छे हैं स्टूडियो कैमरे के लिए। फैक्ट ये है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, अब ये मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है यूपी का। इसमें जितने दिग्गज हैं उत्तर प्रदेश के, सारे डायरेक्ट मैदान में उतरे हैं। मतलब अभी तक ऐसा नहीं था कि सारे एक सामने आमने सामने हो, इस बार हैं। और नॉट ओनली इस स्टेट के बल्कि नेशनल लेवल पे आपका अपना प्रधानमंत्री देश के, आपके रूलिंग पार्टी के नेशनल पार्टी अध्यक्ष, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी रणभूमि तो शायद ही नहीं है, कोई भी नहीं है इस चुनाव में। और इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि शायद हर पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि अगर इस राज्य में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आने वाले 2019 के चुनाव में नतीजों में उनके फॉर्च्यून्स पे बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ये आई थिंक ये रियलाइजेशन है हर पार्टीज का, कांग्रेस के अंदर भी रियलाइजेशन है कि उनकी इररिलेवेंस का खतरा है। और ये एक तरीके से उनका लास्ट गैम्बिट है, एक आखिरी पत्ता है जो उन्होंने खेला है। चलेगा या नहीं चलेगा ये तो आगे अगले 1-1.5 महीने में कैंपेनिंग के दौरान पता चलेगा, लेकिन पत्ता तो खेला है उन्होंने, और बोल्ड पत्ता खेला है। क्योंकि अगर मान लीजिए इस पत्ते का उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब कांग्रेस के एग्जिस्टेंस को एक सीरियस क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। एक तरीके से विनय जी, उन्होंने यहाँ पर अपना हुक्म का इक्का फेंक दिया टेबल पर। और एक बात तो तय है, अगर भारतीय चुनाव में आप दिलचस्पी रखते हैं तो शुरुआत जो है बड़ा ही दिलचस्प हुआ है। और आने वाले दिनों में एक बात साफ है, कोई भी हारे कोई भी जीते, मुकाबला जो है सुपर हिट जरूर होगा। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे खबरों को लेकर।